नमस्कार। तो आज का सवाल है कि क्या न्यायपालिका भी डरती है और डरती है आलोचना से? जी हां, मैं बात कर रहा हूं एनसीईआरटी किताब विवाद की। इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ का कानूनी चैनल और मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। दोस्तों, क्या 13 साल के 14 साल के मासूम बच्चों को यह बताया जा सकता है या पढ़ाया जा सकता है कि न्यायपालिका में चुनौतियां हैं? देयर आर चैलेंजेस इन दी जुडिशियरी। क्या करप्शन शब्द का इस्तेमाल किसी किताब में, किसी अध्याय में न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पर हमला है? और क्या यह सवाल लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए कि एक सामान्य प्रक्रिया है? एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताबें और उसका एक अध्याय और सुप्रीम कोर्ट का इस पर सख्त रूप, अति सख्त रूप। इस वक्त पूरा देश दो खेमे में बटा हुआ है। एक खेमा सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रुख के समर्थन में खड़ा है और दूसरा खेमा जो यहां पे थम नहीं रहा है, वह बार बार सवाल उठा रहा है कि इसमें ऐसा क्या अजूबा हो गया, ऐसा क्या गलत है, सुप्रीम कोर्ट को इतना सख्त रुख अख्तियार करने की क्या जरूरत है? राजनीति देखने वाले इसमें राजनीति भी देख रहे हैं। खैर, हमारा सवाल उससे नहीं, हमारा सवाल किताब का नहीं है। हमारा सवाल है लोकतंत्र में सच की सीमा को आप कहां तक खींच के ले जा सकते हैं, कहां तक सच की बाउंड्री को एक्सटेंड कर सकते हैं। हम आज यहां पर भावनाओं की नहीं, संविधान की बात करेंगे, क्योंकि देश चलता संविधान से है और उसी संविधान के दायरे में है न्यायपालिका। तो इस बारे में, इस तरह के विवाद में आखिर हमारा संविधान क्या कहता है, इसको हम समझेंगे। एनसीईआरटी की नई सोशल साइंस की किताब में न्यायपालिका की भूमिका पर एक अध्याय शामिल किया गया। उस अध्याय में न्यायपालिका की चुनौतियां, जैसे लंबित मामलों का बोझ, जजों की कमी और कथित भ्रष्टाचार की शिकायतों का भी उल्लेख किया गया। कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस बात पर गंभीर आपत्ति जताई और कहा गया कि अध्याय न्यायपालिका की जो भ्रष्टाचार की बातें की गई है, उससे न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचता है और कोर्ट ने तुरंत इसका स्वतः संज्ञान ले लिया, सुओ मोटो। किताब पर रोक लगी, कॉपी जब्त करने के निर्देश दिए गए और एनसीईआरटी से जवाब मांगा गया। और जब एनसीईआरटी ने तत्काल प्रभाव से माफी जैसी प्रतिक्रिया दी, तो उस दिन मैं कोर्ट में स्वयं मौजूद था। तो माननीय चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि यह माफीनामा पर्याप्त नहीं है। और यहीं से शुरू होती है असली बहस। अब देखिए इसमें संविधान क्या कहता है। भारत का संविधान दो मूलभूत सिद्धांतों की बात करता है, टू बेसिक पॉलिसी। पहला, आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन A, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और दूसरा, आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को जो यह पावर देता है कि वो कंटेम्प्ट से कैसे निपटे, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से निपटने की शक्ति। मतलब आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन किसी संस्था को बदनाम नहीं कर सकते। घुसखोर पंडित में भी यही हुआ। पिछला वीडियो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यही था कि इससे आप पूरी कम्युनिटी को एक काले रंग से पेंट कर दिए, तो ये अलाउड नहीं होगा।
साहब आप आलोचना कर सकते हैं लेकिन संस्था को बदनाम नहीं कर सकते। तो ये जो बारीक अंतर है इसको आपको समझना पड़ेगा। जब घुसखोर पंडित के आधार पर एक और फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाने से मना कर दिया, क्योंकि वहां व्यक्ति विशेष की बात हो रही थी, एक घटना विशेष की बात हो रही थी, पूरे समुदाय पे आक्षेप नहीं किया गया था। इस संदर्भ में अगर आपको याद हो तो एक जमाना था जब सबसे ज्यादा जोक सरदारों पे बनते थे, हर तरफ से उनको हास्य का पात्र बनाया जाता था। उन्होंने न्यायपालिका की शरण ली और उनकी डिग्निटी को न्यायपालिका ने प्रोटेक्ट किया। अब आप देखेंगे कि सोशल मीडिया से, आम बोलचाल से सरदारों पर बनने वाले जोक्स बंद हो गए, क्योंकि अपराध की श्रेणी में आ गया। लेकिन कुछ लोग फिर भी धृष्टता करते हैं और जिस समुदाय को ऐसा लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है वह अदालत की शरण ले सकता है। वापस आते हैं अपने विषय पर। अब सवाल उठता है कि अगर पाठ्य पुस्तक में न्यायपालिका की चुनौतियों का उल्लेख किया जाता है तो वह आलोचना है, समालोचना है या बदनामी है, ब्लैक पेंटिंग है। मैंने पहले ही कहा इट्स अ वेरी थिन लाइन, रेखा बहुत पतली है और यहीं पे खड़ा हो जाता है पूरा विवाद। अब तीसरा बात कि क्या संस्थान, इंस्टीट्यूशंस एबव क्रिटिसिज्म, क्या संस्थान आलोचना से ऊपर है? देखिए, इस देश में अगर सबसे ऊपर कोई चीज है तो वो है लोकतंत्र, और लोकतंत्र में कोई भी संस्था आलोचना से ऊपर नहीं हो सकती, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो या न्यायपालिका हो। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आलोचना तथ्य आधारित होनी चाहिए, तथ्यात्मक होनी चाहिए। आप स्वीपिंग रिमार्क नहीं पास कर सकते कि जी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, मतलब आपने तो एक ही रंग में सबको पोत दिया। तो आलोचना तथ्य आधारित होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, संदर्भ होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। अगर किताब में केवल समस्याएं गिनाई जाए और सुधार, पारदर्शिता, न्यायपालिका की उपलब्धियां इत्यादि का उल्लेख न हो तो यह नैरेटिव असंतुलित हो जाता है, एक पक्षीय हो जाता है। अगर चुनौतियों का उल्लेख करना ही है कीजिए, लेकिन डिफेमेशन की कैटेगरी में मत आ जाइए। आप जवाबदेह शिक्षा दीजिए, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में असली मुद्दा क्या है यहां पर? तो साहब यहां पर यह मामला सिर्फ किताब हटाने का नहीं है, यह उस सोच का भी है जिसमें हम तय कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को, हमारी भावी पीढ़ी को लोकतंत्र का कौन सा रूप दिखाना है, अच्छा वाला, खराब वाला। उनके विश्वास को पुख्ता करना है या उनके विश्वास को खत्म कर देना। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कंपैरेटिव एनालिसिस में आपको तय करना पड़ेगा, क्योंकि चाइल्ड इज द फादर ऑफ द नेशन। एक अंग्रेजी की और कहावत है, अपनों का साम्राज्य, अपनों का लोकतंत्र विदेश की स्वतंत्रता से चाहे कितना भी खराब हो 1000 गुना बेहतर है। राजनीति शास्त्र में हम ये पढ़ते हैं कि अगर हमाम में सब नंगे ही हैं और उसी में से हमको किसी को चुनना है तो हम किसको चुनें? इस सवाल का भी इसकी बहस राजनीति शास्त्र में हुई है कि आपके संसदीय क्षेत्र में या आपके चुनाव क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में जो भी कैंडिडेट खड़े हैं वो सब दागी। अब चुनना तो आपको उन्हीं में से, अब आप कहां से साधु महाराज लाए? तो वहां पर एक जवाब या विकल्प है कि भैया जो कम करप्ट हो उसी को चुन लो।
जो सबसे कम वाला हो। तो यही सवाल यहाँ पे है कि लोकतंत्र का हमारा यह जो रूप है, स्वरूप है, उसका कौन सा संस्करण आप भावी पीढ़ी को दिखा के बड़े करना चाहते हैं? क्या हम उन्हें एक आदर्श त्रुटिहीन प्रणाली दिखाएं या एक वास्तविक प्रणाली जिसमें महानता भी है और चुनौतियां भी? भारत की न्यायपालिका ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये ना होता तो कब का अमेंडमेंट करके आप संविधान को उड़ा ले गए होते। प्राइवेसी वर्सेस फंडामेंटल राइट किसने प्रोटेक्ट किया? किसने आपको निजता का हक दिया? कि भारत की न्यायपालिका ने दिया है। LGBTQ का अधिकार किसने दिया? भारत की न्यायपालिका ने दिया। और लोकतंत्र में स्टेट और सेंटर के बीच कॉन्फ्लिक्ट में बैलेंस, रिवर डिस्प्यूट, फेडरलिज्म, संतुलन, ये सारे उपलब्धियां भारतीय न्यायपालिका के नाम दर्ज हैं। सवाल है, चुनौतियां हैं, बैकलॉग पे है, कॉलेजियम पे सवाल है, लंबी छुट्टियों पर बहस है। क्या इन मुद्दों पर अगर बहस छेड़ी जाए तो इसे संस्थान पर हमला माना जाएगा, या यह एक सबूत है कि हमारा लोकतंत्र मैच्योर हो रहा है, परिपक्वता की तरफ बढ़ रहा है? अब इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण क्या है, वो कैसे देखता है? कोर्ट का दृष्टिकोण स्पष्ट है और सबसे पहला दायित्व जो है कोर्ट का या जो चीफ जस्टिस महोदय का, जिसको वो डिस्चार्ज कर रहे हैं, वह है कि न्यायपालिका की प्रतिष्ठा राष्ट्र के लिए प्रथम है, वह मूलभूत है, वह केंद्रीय है। अगर बच्चों के मन में अभी से अविश्वास भर दिया जाएगा तो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल भरोसा कम होगा। आज न्यायपालिका, कल कार्यपालिका, परसों संविधान ही, उसके बाद राष्ट्रीय। तो यह चिंता जो सुप्रीम कोर्ट की है वह उसको सेक्टेरियन व्यू से नहीं देखिए कि चूंकि न्यायपालिका पे हमला हुआ है इसलिए न्यायपालिका खड़ी हो गई, ऐसा नहीं है। यह चिंता वास्तविक है कि आज न्यायपालिका पे अगर सवाल उठ गया तो कल दूसरे इंस्टीट्यूशन पे होगा, तो किस हक से, किस अधिकार से सुप्रीम कोर्ट उसको रोकेगा? इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस लोकतंत्र की रीढ़ है। हमारी चुनाव पे भी, चुनाव प्रणाली पे भी लाखों सवाल उठते हैं। दागी कैंडिडेट्स का सवाल है, धन बल का सवाल है, ईवीएम का सवाल, बहुत सारे सवाल। लेकिन बेसिक डॉक्ट्रिन पे हम कायम हैं कि तमाम खामियों के बाद लोकतंत्र एक बेहतर व्यवस्था है, हमारा उसमें विश्वास बना हुआ है। तभी तो जीतने वाला और हारने वाला दोनों उसी सदन में बैठकर आगे की कार्यप्रणाली तय करते हैं। यह विश्वास है। सत्ता पक्ष भी वही होता है और विपक्ष भी वही होता है। लेकिन कल को कोई कह दे कि भैया तो सिस्टम ही गलत है, पूरा सिस्टम ही फेल है, तो इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस किसी भी हालत में बचाया जाना चाहिए। और यहीं पर आकर बैलेंस की जरूरत पड़ जाती है, संतुलन की जरूरत पड़ती है। कॉन्फिडेंस होना अलग बात है और अंधविश्वास होना, अंधभक्ति होना एक और दिगत बात है। लेकिन इस बहस के बीच में फिलहाल रास्ता क्या है? मेरी समझ से समाधान किताबें जब्त करना नहीं है, समाधान संतुलित प्रस्तुति है, बैलेंस्ड प्रेजेंटेशन। अगर चुनौतियां लिखी जाएं तो उसी किताब में सुधार तंत्र भी लिखा जाए। अगर शिकायतें लिखी जाएं तो उसी किताब में जांच प्रणाली भी लिखी जाए। अगर बैकलॉग लिखा जाए तो डिस्पोजल रेट भी लिखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक घड़ी टंगी हुई है, उसकी बात क्यों नहीं होती? उसकी चर्चा क्यों नहीं होती?
वह चैप्टर में क्यों नहीं शामिल है? वह घड़ी मिनट दर मिनट का आंकड़े देती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने मैटर आए, कितने डिस्पोज हो गए और कितने पेंडिंग। लेकिन गैर जिम्मेवारी की हद ये है कि सरकार जब संसद के पटल पर जजेस के खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ शिकायत की स्टैटिक्स रखती है तो कॉन्टेक्स्ट नहीं बताती। एक गोलमोल जवाब आता है कि साहब मैटर इतना आया और मैटर कॉलेजियम को, जजेस को रेफर कर दिया गया क्योंकि उनकी अपनी व्यवस्था है शिकायतों को जांच करने की। अरे भाई, आपने कितने शिकायत लिए, उनकी प्राथमिक जांच की, उसको सही पाया, कितने रिजेक्ट किए और कितने फाइनली कार्रवाई योग्य आए जिसको आपने उनको रेफर किया, पूरी बात बताइए। तो यह जो एक गैर जिम्मेवाराना एटीट्यूड न्यायपालिका को लेकर, वकालत के पैसे को लेकर कि साहब ये लंबी छुट्टियों पे रहते हैं, अरे कभी अंदर आइए, सिस्टम को देखिए कैसे काम होता है। एक एक जज अपने पूरे उस टेन्योर में सांस नहीं ले पाता। कितने मुकदमे वो निपटाता है? क्या आप देते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को? 200 रुपये पर हियरिंग। सुप्रीम कोर्ट के जज को जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो तनख्वाह दी जाती है, अगर उसको नंबर ऑफ केसेस जो अपने एक महीने में निपटाता है उससे डिवाइड कर देंगे तो 200 रुपये पर केसेस आता है, जो एक दिहाड़ी की मजदूरी नहीं है। इस बात की भी चर्चा की जानी चाहिए। आपको लगता है कि जजेस छुट्टी पे चले गए, 5 बजे के बाद 4 बजे उठ गए, 3 बजे चले गए। हियरिंग करने से पहले कितना काम घर से, कितना होमवर्क करके आना पड़ता है, या कभी कोर्ट में आके देखिए। तो साहब, अगर बैकलॉग आप लिख रहे हैं तो डिस्पोजल रेट भी लिखिए। अगर आप बैकलॉग लिख रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पहल की है और पूरे देश की अदालतों से पेंडिंग केसेस की लिस्ट मंगाई है, मंथली आधार पे रिपोर्ट मांगी है, चेक बाउंसेस के केसेस में जिस तरह से दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर की अदालतों को आदेश दिया है, उसकी भी चर्चा कीजिए। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता प्लस कॉन्टेक्स्ट बड़ा जरूरी है। इस दोनों को मिलाइए और आप जिम्मेवार शिक्षा दीजिए, रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन की तरफ देश को बढ़ाइए। वाद विवाद और विश्वास की स्थिति मत पैदा कीजिए आधे अधूरे फैक्ट्स टेक्स्ट बुक में ठूंस कर। सेपरेशन हम नहीं कह रहे, मत छुपाइए, लेकिन वह छुपाकर सिलेक्टेड फैक्ट दिखाकर आप ताकत भी उसको क्लेम नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लियरिटी लेके आइए, इट इज इक्वल टू इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी। आज का सवाल यह है आपके लिए, आप दर्शकों के लिए, कि क्या हम एक ऐसे लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं जहां संस्थागत आलोचना को संस्थागत संरचनात्मक रूप से संतुलित किया जाएगा। आज का सवाल यह नहीं है कि एनसीईआरटी सही है या सुप्रीम कोर्ट सही है। द क्वेश्चन नाउ वी नीड टू आस्क, आर वी मूविंग फॉरवर्ड टू ए system of democracy where institutional criticism is creatively balanced, is constructively balanced, या फिर किसी भी तरह की असुविधाजनक चर्चा को तुरंत रोक दिया जाएगा। न्यायपालिका भारत की आत्मा है, लेकिन आत्मा की मजबूती उसके आलोचना को सहने की क्षमता से भी मापी जाती है। बच्चों को सच दिखाइए, लेकिन आधा सच नहीं, पूरा सच दिखाइए, संदर्भ सहित दिखाइए, संविधान की मर्यादा के साथ दिखाइए। यही लोकतंत्र है, यही भारत है। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण तथ्य आधारित और स्पष्ट लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहां बात होगी कानून की, वह भी बिना डरे, बिना पक्षपात,
सिर्फ संविधान के आधार पर। जी हाँ, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर का हमारा कानूनी चैनल। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।